ओके बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉर्मलिटी मोलरिटी। हालांकि ये मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था, फिर भी थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी तो सोचा कि आज बता दूँ। सबसे पहले देखो कि सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, वेट बाई वेट परसेंटेज। ओके, तो वेट बाई वेट परसेंटेज का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले करना क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मतलब जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो करेक्ट सॉल्वेंट। तो हमको करना क्या है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 100। अच्छा, ये ख्याल रखना कि ये दोनों जो वेट्स हैं ये दोनों ग्राम में होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज ग्राम और ग्राम कट जाएगा तो यूनिट कुछ भी नहीं होगा, नील, ठीक है। दूसरा, ये तो वेट बाई वेट परसेंटेज था। दूसरा क्या है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा क्या था, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वेट, ऊपर वाला जो वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, वी क्या है, वेट ऑफ, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, 100। वॉल्यूम यहाँ सॉल्यूशन किस में लेना है, ml में, याद रहे ml में, और ये वेट ग्राम में, ठीक। मतलब अगर मान लो सॉल्वेंट अगर वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, 50 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर या फिर मिलीलीटर, कुछ भी XYZ कुछ भी, तो वो ml में करना होगा। अगर लीटर दिया है तो उसको कन्वर्ट करना होगा ml में, और अगर ml में दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट करेंगे, तो वो हो गया। और वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो ग्राम में है तो ग्राम में ही रहेगा, हो गया। थर्ड वन जो है वो क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी दोनों जो वॉल्यूम है उन दोनों को हम ml में ही एक्सप्रेस करेंगे, और इन दोनों का भी कोई यूनिट होगा नहीं बिकॉज होगा, ये देखो ये क्या है, ग्राम पर ml है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम पर ml। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज ml में दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। तो इन तीनों में याद रखना कि W/V जो है उसी का एकमात्र यूनिट होगा, बाकी इन दोनों का यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या पढ़ाऊँगा, नॉर्मेलिटी। ओके, तो बच्चों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, N, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या लिखते थे, W डिवाइडेड बाई E इंटू V। इस V को लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन याद रहना, सॉल्यूशन। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटू V। अगर इसको ml में एक्सप्रेस करते हैं तो इंटू 1000। मेरा ओपिनियन यही रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमेशा इसको ml में ही लिखना, ताकि परसेंटेज वाले में भी हम लोग ml करते थे, इसमें भी ml करते हैं, तो याद रहेगा, सब ml रहेगा, तो कन्फ्यूजन का रेट नहीं रहेगा। क्योंकि लीटर से इसको ml में लिखे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, 1000 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये W/E को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब W/E, जहाँ पर W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली सॉल्यूट। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसका भी यूनिट लेकिन वही होगा, अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो भी यूनिट यही होगा। क्यों यूनिट यही होगा, क्योंकि ये ml जो लिख रहे हैं इसके लिए हम 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1000 जब यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिक ये लीटर हो जाएगा। तो अगर हम न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो भी यूनिट यही होगा, ठीक है, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 1000 जब यहाँ आएगा तो ये ऑटोमेटिक लीटर हो जाएगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट M मतलब मोलारिटी, याद रखना, मोलारिटी, नॉट लीटी, मोलारिटी, कैपिटल M। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख सकते हैं,
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वी, इसको ml में एक्सप्रेस करेंगे और इसको ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, वेट तो ऑब्वियसली ग्राम में ही एक्सप्रेस्ड होगा तो ग्राम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखो, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, इसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं ना, मोल, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है? वेट बाई मॉलिकुलर वेट या फिर मास बाई मॉलिकुलर वेट। तो ये क्या है? मोल, मतलब इसका यूनिट जो होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट इसका लिखेंगे मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ ml है, लेकिन फिर भी इसका यूनिट लीटर ही होगा क्योंकि 1000 ऊपर मल्टीप्लाइड है। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों चीज़ देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो n और m है ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ? तो बच्चा पार्टी ये देखो कि ये दोनों क्या है? वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो है कि नहीं? हाँ, तो जब वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा तो मतलब वॉल्यूम के टेम्परेचर के साथ में लिंक है कि नहीं? चार्ल्स ला बचपन में पढ़े थे, V प्रोपोर्शनल टू T, याद है? तो ये क्या है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नॉर्मलिटी भी और मोलारिटी भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है? मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी देखो, मोलालिटी इसको डिनोट किया था स्मॉल m से। अच्छा, मोलालिटी मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में 1000। ये सब ग्राम में एक्सप्रेस रहेगा। अच्छा, ये तो यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर नॉर्मलिटी हो, मोलालिटी हो, सभी में देखना हमेशा सॉल्यूशन का ही वेट या फिर वॉल्यूम लिया गया है। इन सभी में सिर्फ यही एक चीज़ है मोलालिटी जिसमें सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है। सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट को हम लोग जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं उसका हमको वेट लिया जाता है, वेट लेना पड़ता है। हाँ, तो अब इसका यूनिट निकालो मॉलिकुलर वेट का। सॉरी, ये तो ग्राम होगा नहीं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये देख लो, वेट ऑफ ये तुम क्या है? सॉल्यूट का मास है तो डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट करोगे तो क्या आएगा? मोल। ओके, ये डिवाइड बाई कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना लिखेंगे? ग्राम नहीं, लिखेंगे किलोग्राम। अब पूछो क्यों? क्योंकि ऊपर में 1000 है, तो 1000 जब इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्राम से क्या हो जाएगा? किलोग्राम। दैट मीन्स इसका जो यूनिट हो जाएगा m का मोल पर kg। ठीक है, तो सारे यूनिट। अच्छा हाँ, ये जो मोलालिटी है ये भी देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि सभी के सभी वेट्स हैं, मास है, और मास जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज़ का तुम उसको किसी भी टेम्परेचर में रखो, उसका मास लेकिन हमेशा वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। तो मास जो है, सिंस मास जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई मोलालिटी भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? समझ में आया? अब इसके बाद एक और चीज़। अच्छा, ये तो मालूम ही होगा ना, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ppm बताने की ज़रूरत है? चलो यार, फिर भी बता देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है? वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट या फिर मास बाई मॉलिकुलर वेट, एक ही बात है। मास बाई मॉलिकुलर वेट, ये सब सॉल्यूट के लिए है, और सॉल्वेंट के लिए क्या लिखेंगे? सॉल्यूट के लिए भी वही होगा, वेट बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब सॉल्यूट के लिए है। ठीक है, ये सब क्या है? सॉल्यूट के लिए है, और ये क्या है? सॉल्वेंट के लिए। ठीक है सर? अच्छा, मान लो अगर इसको सॉल्वेंट के लिए अगर लिखे मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अच्छा, अगर मान लो इसको और इसको ऐड करते तो क्या लिखेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। देखो ये जो दोनों वैल्यूज है इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, आएगा ना। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, सॉल्यूट मतलब एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को ऐड करो, देखो क्या कहा जाएगा भैया, एलसीएम ले लो। लेने के बाद क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आसानी के लिए हम लोग इसको N1 और N2 भी लिख सकते हैं, ये जस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो वो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1। तो इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन हम अगर ऐड कर दे सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा 1। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ था पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, पीपीएम क्या बताया था, ये तो बहुत आसान है यार, 10⁻⁶ यहाँ करना है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी होगा उसको डिवाइड करना है किससे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, वेट बाय वेट है, सिंपल सा चीज़ है पीपीएम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आ जाओ थोड़ा रिलेशन में। किसका रिलेशन, नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन N एंड M, मतलब मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी, इन दोनों का रिलेशन में आ जाओ। तो दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, कैमरा चल भी रहा है कि नहीं, चल रहा है। अच्छा, नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, अभी इसे बताया, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ml में एक्सप्रेस करते हैं इनटू 1000। ठीक। मोलारिटी मतलब क्या होगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये सब सॉल्यूट के लिए हाँ, इनटू 1000 वॉल्यूम ml। ठीक है। तो हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि सॉल्यूट अगर सेम है, सेम सॉल्यूट के लिए, तो फिर इन दोनों को हम कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, कॉमन है W है, V है, यहाँ पर भी W है, V है। तो यहाँ से अगर W बाई V इक्वल टू अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे इस तरीके से, 1000 डिवाइड बाई E इंटू W बाई V ml, इसको इस तरीके से लिखें। ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, W बाई V जो कि ml में है, ml बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ ही गए होंगे कि वॉल्यूम यहाँ पर ml में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ से वेट मतलब मास बाई वॉल्यूम अगर निकालें तो क्या लिखेंगे, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, यही होगा। हाँ यही होगा। अब हमको करना क्या है कि जस्ट इसको इससे रिप्लेस कर देना है, मतलब तब यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू ई W बाई वी इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1000। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना आ गया, m बाई ई, नहीं सॉरी, mw बाई ई इंटू m, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलारिटी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा चीज़ है यार, जो भी कुछ होगा उसको सीधा, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, यही होता है, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। जैसे सपोज H2SO4 का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो H2SO4 का सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसका एटॉमिक वेट निकालेंगे, मतलब ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूलर वेट ही होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4,
ठीक है, तो 2 + 32 + 16 × 4 64, ऐड करो यार कितना आएगा, अप्रोक्साइड 98 आएगा। अच्छा, वैलेंसी कितनी है देखेंगे, ये ब्रेक होने के बाद कितना H+ आयन दे रहा है, तो ये जब ब्रेक होता है एसिड है तो ये 2H+ और SO4 2- 2H+ आयन दिया, या फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। देखो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया है और सल्फेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो गया 2। इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 98 / 2 = 49। ठीक है, अगर NaCl के लिए करते हैं, NaCl के लिए करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, NaCl जब ब्रेक होगा तो Na+ और Cl- कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ 1, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई 1। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू होगा इसको ऐड करो कितना आएगा 0.585 / 1, मतलब 58.5। ठीक है, इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकलता है। ओके, अच्छा ये जो चीज़ है कहाँ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू कैपिटल M, मतलब मोलैरिटी। ओके, तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, बेसिसिटी। कब बोलेंगे बेसिसिटी, व्हेन सॉल्यूट इज एसिड, जब सॉल्यूट जो है वो एसिड है। ठीक है, याद रखना ये M/E जो वैल्यू है इसको कहेंगे बेसिसिटी। कब बेसिसिटी बोलेंगे, व्हेन सॉल्यूट इज एसिड, जब सॉल्यूट क्या होगा एसिड होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सिंपली ये होगा कि नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। समझ में आया, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कितने H+ आयन सॉल्यूशन में दे रहा है, जो एसिड है वो कितने H+ आयन दे रहा है, वही इसका वैल्यू होगा। अभी जैसे मान लो कि हम लोग H2SO4 के लिए करें, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो H2SO4 के लिए करें तो H2SO4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखेंगे 98, इक्विवेलेंट वेट कितना लिखेंगे, इसका क्या होगा एटॉमिक वेट है वैलेंसी, एटॉमिक वेट कितना है 98, वैलेंसी कितना है 2, तो कितना हो गया 49। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 98 / 49, मतलब कितना होगा 2 होगा। मॉलिक्यूलर वेट 98 और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 49, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 2। इसी वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, इसी वैल्यू को कह रहे हैं बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड, यहाँ पर कितना H+ आयन डोनेट हो रहा है, यहाँ पर देखो अगर H2SO4 को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें या फिर डिसोसिएट करें तो कितना H+ आयन निकलेगा, कितना निकला 2 H+ आयन, मतलब ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, तो या तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालें फिर इक्विवेलेंट वेट निकालें डिवाइड करें तो फिर उसका वैल्यू निकालें, या फिर डायरेक्टली हम देख लें कि सॉल्यूट में से सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद कितना H+ आयन निकल रहा है, तो 2, तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो या तो 2 बैठाओ इस तरीके से या फिर 2 बैठाओ इस तरीके से, मॉलिक्यूलर वेट करो डिवाइड बाई उसका इक्विवेलेंट वेट करो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। हाँ अच्छा, लिख लो भाई खाता कलम में कॉपी में लिख लो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मान लो कि सॉल्यूट जो है अगर एसिड हो गया, बेस अगर हुआ तो हम लोग M/M मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को बेसिसिटी बोले। कब, जब सॉल्यूट जो है वो एसिड है। इसको इट विल बी इक्वल टू एसिडिटी बोलेंगे। कब एसिडिटी बोलेंगे, व्हेन सॉल्यूट इज बेस, जब एक बेस रहेगा ना सॉल्यूट तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, MW/E क्या है एसिडिटी है। ठीक है, एसिडिटी तो कितना हो जाएगा, वेन सॉल्यूट इज बेस, जब कोई सॉल्यूट जो है वो जब बेस होगा, बेस इन नेचर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे एसिडिटी, MW/E का वैल्यू को। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है,
मोर और लेस डेफिनेशन सेम ही है, बस ख्याल रखना है कि सॉल्यूट क्या है, वो एसिड है या बेस है। अगर मान लो सॉल्यूट एसिड है तो हम लोग बोलेंगे बेसिसिटी, और अगर सॉल्यूट अगर तुम्हारा बेस है तो बोलेंगे उसको एसिडिटी। तो यहाँ पर OH माइनस आयन कितना दे रहा है उसी हिसाब से निकालेंगे। सपोज मान लो कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होने के बाद कितना होगा, Na प्लस OH माइनस आयन, कितना OH माइनस आयन दिया, एक्टा, तो इसका मतलब MW/E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, मतलब इसका एसिडिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मान लो कि अगर ऐसा कोई सॉल्यूट है जिसमें ना ही H+ आयन है और ना ही OH माइनस आयन है, तो ऐसा आयन में क्या करेंगे, मतलब सॉल्ट में अगर मान लो सॉल्ट है जिसमें ना ही कोई H+ आयन है और ना ही कोई OH माइनस आयन है, तब हम की करबो। तो बच्चों एसिड और बेस के लिए तो इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्ट के लिए। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अब मान लो नॉर्मेलिटी के हम लोग रिलेशन अभी क्या लिखे कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलैरिटी। ओके, सॉल्ट अगर होता है तो सॉल्ट में क्या होता है, ना ही H+ आयन होता है ना ही OH माइनस आयन होता है। ठीक, तो हम लोग एक तरीका क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट का सीधा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, डिवाइड बाई उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके वैल्यू लिख देंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि हमको देखना है क्या कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन या फिर एनायन, टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन। क्या देखना क्या है कि टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या देखना है कि टोटल वैलेंसी कितनी है, कैटायन और एनायन का टोटल वैलेंसी कितना है पर फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में इसकी जो है कि टोटल वैलेंसी कितनी है, कैटायन और एनायन की टोटल वैलेंसी कितनी है, वही वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। जैसे मान लो NaCl का एग्जांपल देता हूँ, तो NaCl के लिए क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि एक ही कैटायन है एक ही एनायन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया 1, यहाँ पर डायरेक्ट हम MW/EW का वैल्यू 1 बैठा देंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। मान लो अगर एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अच्छा इसको मैं दो तरीके से करता हूँ। पहला तरीका क्या है कि इसका डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अराउंड अगर करोगे तो 342.15 इतना कुछ मॉलिक्यूलर वेट आएगा। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो इसका एटॉमिक वेट वही 342 ही होगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी। अब देखना पड़ेगा ये ब्रेक कैसे होता है, तो ये ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ टोटल, दिख तो रहा है यहाँ पर 3 प्लस और यहाँ पर 2 माइनस। तो सर समझेंगे कैसे, टोटल देखो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ 6, और यहाँ पर भी देखो 3 × 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से निकला और 6 इलेक्ट्रॉन सल्फेट ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, और ये उंगली दिख नहीं रही है, 3 3 6, तो टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ 6, तो मतलब वैलेंसी भी हो जाएगी कितनी, 6। डिवाइड करेंगे, अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 342.15 डिवाइड बाई 6 इंटू एम, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेट क्या आ जाएगा 6 इंटू एम। ठीक है, मान लो, अच्छा अब दूसरे तरीके से करते हैं, ये जो है फॉर्मूला अगर इससे डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, टोटल वैलेंसी ऑफ द कैटायन और एनायन पर फॉर्मूला यूनिट। टोटल वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन कितनी है, कैटायन का वैलेंसी टोटल कितना है यहाँ पर 2 × 3 मतलब क्या 6, एनायन का वैलेंसी कितना है 6, टोटल वैलेंसी कितनी है 6 ही है कैटायन या फिर एनायन का। तो कितना है, और है, देखना ही एंड नहीं है और है, तो कितना होगा टोटल वैलेंसी 6। मतलब ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, अगर सॉल्ट है तो यहाँ पर डायरेक्टली इस केस के लिए डायरेक्टली 6 बैठा सकते हैं। तो दो तरीके हैं यार, या तो कैलकुलेट करके कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके, और नहीं तो इस तरीके से डायरेक्टली निकाल कर बैठा सकते हो। तो ये ऑल टुगेदर सारे फार्मूलाज हो गए, ये फार्मूलाज दिमाग में रखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल जो है ईजिली बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 टाटा।